हेलो एवरीवन। अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में जहाँ पे ये अपने यहाँ पे हस्बैंड के आदमियों को देखती है तो यहाँ से भाग लेती है, बट अब इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने बिना पैसों के एंड डॉक्यूमेंट्स के ये क्या करने वाली है। ये सोचती है अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने की एंड दूसरी तरफ इसका हस्बैंड पहुंचता है शॉप पे उस ओनर के पास जिसने ये ड्रेस बनाई थी। ये इन्हें बताती है कि इसने सेम ऐसी ही 30 ड्रेस बना रखी हैं जिससे उन 30 के 30 नाम ले लेते हैं। ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा महंगी थी तो ऐसा तो कोई बंदा हो ही नहीं सकता था कि अपनी इतनी महंगी ड्रेस ऐसे ही फेंक दे, यानी कि वो उन सब के पास से होने वाली थी एंड जिसके पास भी ना मिलती इसका मतलब वो ड्रेस थी इसके पास। डिटेक्टिव तो यहाँ पे एक घर में पूछने के लिए चली जाती है, लेकिन यहाँ पे इसे लगता है जैसे इसने मैरी को देखा हो, लेकिन ये मैरी की जगह कोई और लड़की होती है। मैरी अपने फ्रेंड के घर पे उसके पास जा रही थी, लेकिन इसका हस्बैंड तो इससे पहले ही यहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि इसकी फ्रेंड को बोलता है कि पता ही नहीं मैरी कहाँ पे चली गई, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता लगे तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। इसलिए अब ये अपनी फ्रेंड के पास भी नहीं जा सकती थी, लेकिन इसका हस्बैंड तो इसके पीछे पीछे ही इत्तेफाक से चलना स्टार्ट हो जाता है एंड तभी इसकी टक्कर डिटेक्टिव से लग जाती है एंड ये तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। ये यहाँ से जा ही रही थी कि इसका हस्बैंड इसे रोक लेता है। ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, बट वो इसे सिर्फ इसका हैंकी दे रहा था क्योंकि शायद ये भूल गई थी कि इसकी शक्ल अब चेंज हो चुकी है। लेकिन अपने हस्बैंड को दोबारा से देख के इस बेचारी के तोते उड़ गए थे, बिकॉज इसके हस्बैंड ने इसे इतना ज़्यादा टॉर्चर जो करके रखा है 5 साल से। शिवजी उनकी फ्रेंड्स से ड्रिंक के लिए बोलते हैं तो ये नहीं पीता एंड इसका फ्रेंड इसे कहता है कि मैंने सुना है तुमने एक वीवीआईपी प्लास्टिक सर्जरी की है, मुझे भी उसका बताओ ना। लेकिन ये इसे बिना बताए यहाँ से चला जाता है। ये अपने इस कलीग को कहती है कि तुम पागल हो क्या, उससे ऐसे क्रूशियल टाइम में ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो, वो पहले ही अपनी वाइफ की डेथ के गम में परेशान है। तो ये इसे कहता है कि तुम उसे क्यों नहीं बता देती कि तुम उसे कितना ज़्यादा लाइक करती हो, अब तो उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है, तुम उसे तब से प्यार करती हो जब से उसे उसकी वाइफ भी नहीं मिली थी। 인생의 여자는 하경이 뿐이다, 영원히. 그래도 나는 괜찮다. 그래서 나는 서정원이 좋다. मैरी अब जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इसके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स थे ना ऐसी कोई आइडेंटिटी प्रूफ था, इसलिए इसे कहीं भी जॉब नहीं मिल पाती। एंड इसने डिटेक्टिव के साथ हर उस घर में जाके इस ड्रेस का पता लगाना स्टार्ट कर दिया था। ये सभी की ड्रेस देख रहे थे कि उनके पास है या नहीं, जिन जिनका भी इनके लिस्ट में नाम था। रास्ते में कुछ पियक्कड़ लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं जो कि इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे एंड उसके साथ ही इनकी थोड़ी बहस हो जाती है एंड सुजियोन को फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन से इसकी ज़मानत कराने के लिए, क्योंकि ये दोनों बेवड़े लोग इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इसने हमें मारा, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। इसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था कि जिस डॉक्टर ने इसकी इतनी हेल्प की है फिर से उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। एंड ये से कहती है कि मुझे लगा था कि जब मेरा फेस बदल जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगी, बट मुझे नहीं पता था कि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। एंड मेरा हस्बैंड वो तो मुझे अब भी शायद पकड़ लेगा, वो मुझे पहचान लेगा। लेकिन सर्जन इसकी हिम्मत बढ़ाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज अब तुम्हारा एकदम नया फेस है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो ये कहता है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है एंड मेरी मैरी बाहर होगी, वो तो भीग गई होगी एंड वो कितनी ज़्यादा डर रही होगी, काश वो मेरे पास होती। लेकिन ये कहाँ पे भीग रही थी, ये तो सर्जन के पास थी जो कि अपना अम्ब्रेला अपने से ज़्यादा इसके ऊपर कर रहा था। एंड जब ये इस बात को नोटिस करती है तो ये इसकी तरफ कर देती है। जब ये इसे अपने घर पे रखने के लिए आता है तो इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि पहले से इसके काफ़ी एहसान इसके ऊपर हो गए हैं एंड अब ये एक और एहसान। ये इसे एक अलग ही रूम देता है जिसमें पूरी रात बैठी रहती है एंड सुबह उठते ही नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देती है। सर्जन इसे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये इसे कहती है कि अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगी तो मुझे तुम्हारे घर में रहना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए प्लीज़ मुझे ये सब करने दो, जैसे कि मैं यहाँ पे फ्री में रह रही हूँ। इस पे सर्जन भी मान जाता है एंड ये इससे पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कहीं पे गई हुई है क्या। ये सीन यहीं पर ही ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट सीन में इसकी कलीग इससे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने वो वीआईपी कौन है, वो वही लड़की है ना जिसने तुमसे हेल्प मांगी थी एंड तुमने अब उसकी सर्जरी कर दी। ये बता देता है कि हाँ। तो ये कहती है कि कब, क्या ये सब उस दिन हुआ जब तुम फ्यूनरल में से आए थे। तो ये कहता है कि हाँ, इसीलिए मैंने उसकी सर्जरी की, बिकॉज मैं एक और जान को जाने नहीं देना जा सकता था।
एंड ये इसे सुनाना स्टार्ट कर देती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, किसी का फेस एकदम से ऐसे चेंज नहीं करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर लीगल चार्जेस लग सकते हैं अगर उसके बारे में किसी को पता लग गया तो, या फिर उसके हस्बैंड ने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया तो। ये इसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है, जिस पे ये सोच रही होती है कि अब तो हाकिम यानी कि इसकी वाइफ भी जा चुकी है, अब तो मेरी तरफ को देख लिया करो। बट फिर ये खुद ही सोचती है कि यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे गई जो मैं ऐसा बोल रही हूँ। ये काफ़ी टाइम बाद घर पे आता है तो इसके पापा इससे पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पे है, एंड ये ने कहता है कि वो अपनी मॉम की देखभाल कर रही है। लेकिन इसके पापा कहते हैं कि कहीं वो भाग तो नहीं गई, क्योंकि तुम्हारी मॉम भी ऐसे ही भाग जाया करती थी एंड फिर मारपीट के निशान अपनी बॉडी पे लेके घर पे आया करती थी। पर पता है वो वापस क्यों आती थी, तुम्हारी वजह से। आज जाके इसे समझ में आता है कि जैसे ये मैरी को उसकी मॉम के नाम पे बुलाया करता था तो इसके पापा भी इसकी मॉम के साथ ऐसा ही करते थे, इसे टॉर्चर करके जब ये छोटा था। एंड इसे इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऊपर से इसके पापा इसे कहते हैं कि इसलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा था कि अपनी वाइफ को जल्दी से प्रेग्नेंट करो, बिकॉज एक बार उसका बच्चा हो गया ना, फिर वो भी अपने बच्चे को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकती। यानी कि यही वो रीज़न था जिसके वजह से मैरी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। इसे आज खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपनी पापा की बातों को सुन के, बिकॉज के पापा कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरे ऊपर गए हो। ये सोच रहा था कि इसने अपनी वाइफ को इस तरह से परेशान करके, जिससे इतना ज़्यादा प्यार करता था, उसे यहाँ से भगा दिया। एंड इसे वो टाइम भी याद आता है जब उसके पापा इसे टॉर्चर किया करते थे कि जल्दी से अपने फ़ोन मम्मी को फ़ोन लगा के यहाँ पे बुलाओ। ये प्लानिंग कर रही होती है कि इसे पहले जॉब ढूंढनी है, देन कॉन्टेस्ट के लिए रेडी होना है एंड फिर यहाँ से चले जाना है। इसके घर की साफ़ सफाई के लिए एक रूम में जाती है, लेकिन ये इसे एकदम से रोक देता है एंड अपने आप ही इसे सफाई करने की मशीन ला के देता है एंड कहता है कि इस रूम को रहने दो। ये अपनी किसी फ्रेंड को बता रही होती है कि हाँ वो अपनी वाइफ को अब तक नहीं भूल पाया है। उसने तो ये भी रिपोर्ट अब तक दर्ज नहीं करवाई कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है एंड ना ही उसने डेथ सर्टिफिकेट लिया। इसे भी फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे एंड इन दोनों को ही, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये खाना बना ही रही थी कि इसकी कलीग यहाँ पे आ जाती है, जो कि इसे यहाँ पर देख के सरप्राइज़ हो जाती है कि ये कैसे ज़िंदा हो गई। ये कहती है कि हाँ क्यों, तुम तो मर गई थी ना। आगे कुछ हो पाता है इससे पहले ही सुजोन इसे यहाँ से ले जाता है एंड इसी कलीग को पता चल जाता है कि इसने सर्जरी के दौरान इसे अपनी वाइफ का ही फेस दे दिया। मारी भी समझ जाती है कि जब इसने कहा था मेरे पास तो ऐसा कोई फेस नहीं जिसे मैं पसंद करती हूँ, तो अपनी पसंद का ही फेस बना देना, तो इसने शायद अपनी वाइफ का ही फेस बना दिया। क्योंकि जब इसने पूछा था कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पे गई हुई है, क्या उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं तुम्हारे घर पे रह रही हूँ, तो इसने बता दिया था कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई। इसे याद आता है कि सुजोन ने इसे एक रूम में नहीं जाने दिया था, इसलिए यहीं पर आकर देखती है जहाँ पे ये सुजोन की उसकी वाइफ के साथ फ़ोटोज़ देखती है एंड इसे पता चलता है कि इसने अपनी वाइफ का ही चेहरा इसे दिया है। सुजोन इसे कहता है कि इस बारे में प्लीज़ तुम किसी को भी मत बताने देना एंड ये इसे कहती है कि तुम्हें अब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा ना उसके फेस को बार बार देखकर। लेकिन जब ये वापस आता है तो यहाँ पे इसे मारी नहीं मिलती, इसलिए इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जो कि इसे एक पार्क में मिल जाती है एंड ये इसे सॉरी बोलता है। लेकिन ये इसे कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है, तुमने तो मेरी हेल्प की। जिस टाइम पे मैंने तुम्हें उस दिन देखा था तो मुझे लगा था कि बस तुम अब मुझे मेरी ज़िंदगी को बचा लोगे एंड मैंने खुद ही तो तुमसे कहा था कि तुम अपनी मर्ज़ी का फेस चूज़ कर सकते हो। यानी कि ये इससे नाराज़ नहीं थी एंड ये इसे अपने घर पे लेके आता है कि जब तक तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हो जाते, तुम्हें नई जॉब या कुछ नहीं मिल जाता, तो तुम मेरे घर पे रह सकती हो। लेकिन ये इसे कहती है कि नहीं, मैं 1-2 दिन के बाद यहाँ से जा रही हूँ अपनी मॉम के पास, लेकिन उससे पहले मैं ना तुम्हारे लिए डिनर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कुकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। अपने यहाँ से जाने से एक बार पहले तुम्हारा थैंक्स तो कर दूँ ना। इसे सुजोन की कलीग मिलने के लिए बुलाती है, जो इसे देखकर एक बार तो सोच लेती है कि यार ये तो बिल्कुल उसकी वाइफ जैसी ही दिखती है। इसे लग रहा था कि कहीं अब सुजोन इसे नापसंद करने लगे, इसलिए इसे कहती है कि तुम उससे ज़्यादा अटैचमेंट मत करना, क्योंकि अगर वो तुम्हारे लिए काइंड है भी तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा फेस उसकी वाइफ से मिलता है, ना कि वो तुम्हें कहीं पसंद करने लगा। ये इसे कहती है कि उसकी वाइफ एंड मैं काफ़ी पहले से ही फ्रेंड थे। सुजोन उससे मेरी वजह से ही मिल पाया था जब उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी एंड वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। उसे ही पता है कि उसे कितना ज़्यादा अजीब लगता है अपनी वाइफ का फेस किसी और के ऊपर देखकर, इसलिए उसे छोड़ के जल्द से जल्द चली जाओ।
इसे भी लगता है कि हाँ शायद वो इसके लिए इतना काइंड इसलिए है क्योंकि इसकी वाइफ का फेस इसके साथ हो गया है। ये घर आके देखता है कि जाने से पहले इसने इसके लिए बहुत सारा खाना बनाया हुआ है एंड साथ में ये इसकी वाइफ जैसी ही दिख रही थी, जो कि इसे कहती है कि मुझे लगा कि डिनर के लिए मैं अच्छे से तैयार हूँ एंड सॉरी मैंने तुम्हारी वाइफ की ड्रेस पहन ली तुम्हारी बिना परमिशन के, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? तो ये कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने हर घर में जाके इस ड्रेस का पता लगा लिया था, सबके पास उनकी ड्रेसेस थी, सिर्फ 2 घर बच गए थे जिसमें से अब ये सेकंड लास्ट के पास आते हैं जो कि इसी की फ्रेंड थी। ये इससे पूछते हैं कि क्या आपके पास ये वाली ड्रेस है एंड इसके पास तो ये ड्रेस थी ही, लेकिन तभी इसे सुनने में आता है कि सिर्फ एक और घर रह गया है। इसे याद आता है कि सेम यही ड्रेस इसने एंड हाक्योंग ने एक साथ खरीदी थी क्योंकि हाक्योंग इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इसे अंदाज़ा हो जाता है कि शायद सुजोन ने वही ड्रेस कहीं उस लड़की को तो नहीं पहनने को दी थी एंड नाउ अब ये दोनों सुजोन के घर पे भी टपक पड़ते हैं एंड इसे कहते हैं कि हमें आपकी वाइफ से मिलना है, क्या उसके पास ये ड्रेस है, हमें ये चेक करना है क्योंकि इनकी वाइफ गुम हो चुकी है। और अंदर ये बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अब इसकी शामत आ गई है, इसका हस्बैंड इसे यहाँ पर भी पहुँच गया ढूंढते ढूंढते। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू। 우하경 씨, 다 알죠? 알면서 왜 모른 척합니까? 말이야,